ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं और भी कई सारे जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ओके, सो विल बी डिस्कसिंग मोर जेएस कॉन्सेप्ट्स। ओके, राइट। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े एज यूजुअल, चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था। ओके, सो हमने पिछले सेशन में ये देखा कि जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस जो होते हैं उनको हम खुद ही कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने देखा है ना। सो न्यू प्रॉमिस ऑफ वाले मेथड को यूज करते हुए हम कोई भी प्रॉमिस क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने देखा है ना। और जाहिर सी बात है, जब हम प्रॉमिसेस के साथ डील करते हैं तो वो बेसिकली ये बताते हैं कि एग्जीक्यूशन कहां तक पहुंचा है। अगर सक्सेसफुल है तो रिजॉल्व स्टेट में जाना चाहिए, अगर फेल हो गया तो रिजेक्टेड स्टेट में जाना चाहिए, ये हमने समझा था, है ना। और उसी के मुताबिक हम कॉल बैक फंक्शंस को लिखते हैं, है ना। रिजॉल्व वाला कॉल बैक फंक्शन होता है, रिजेक्ट ऑफ वाला कॉल बैक फंक्शन होता है, उसको कैसे लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ये हमने समझ लिया, है ना। और एक और मॉडर्न तरीका देखा ऐसे एसिंक्रोनस प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए, है ना। एसिंक और अवेट वाले कॉन्सेप्ट के बारे में समझा हमने। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप के एसिंक्रोनस ऑपरेशन को रन करना चाहते हैं तो वहां पे आप एसिंक वाला कीवर्ड जो है वो मेंशन करते हैं, ये आपने देख लिया, है ना। उसी के साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप अवेट करवाना चाहते हैं, जो पर्टिकुलरली एसिंक्रोनस स्टेप होता है, जो टाइम टेकिंग स्टेप होता है, उसके आगे हम अवेट लिखते हैं, जिसकी मदद से वो पर्टिकुलर ऑपरेशन जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका कोड जो है वो वेट करेगा। ऐसा करने पे आप उसको मजबूर कर देते हैं, ये भी आपने समझ लिया, है ना। और ये एसिंक अवेट वाला कॉन्सेप्ट जो है कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है, राइट। सो बहुत ही मॉडर्न तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको, है ना, ये हमने देखा। और फिर स्ट्रिंग्स के साथ जब आप डील करते हैं तो वहां पे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, उनको कैसे यूज करना है ये भी हमने समझ लिया, है ना, राइट। और आज के सेशन में जो है हम कुछ डिफरेंट जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझने वाले हैं। ओके, जैसे कि स्कोपिंग। ओके, स्कोप मतलब जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो ब्लॉक स्कोप होता है या ग्लोबल स्कोप होता है, कहां पे फिट इन होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हॉइस्टिंग नाम का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शंस के साथ जब भी आप काम करते हैं तो वहां पे हॉइस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है, ये देखेंगे। और फिर सिमिलरली एरेज के साथ जब हम काम करते हैं तो वहां पे कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, जैसे कि रिड्यूस है, फिल्टर है, मैप है, ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में देखेंगे। एंड फाइनली अगर आप एक क्लीन कोड लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे ये देखेंगे हम। ओके, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोपिंग। ये स्कोपिंग होता क्या है, कैसे एप्लीकेबल है, इसको हम कुछ एग्जांपल्स को यूज करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। ओके, राइट। सो फंडामेंटली आप ऐसे मान लीजिए कि स्कोप जो है, जहां पे आपने अगर एक वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो वेरिएबल कहां तक एक्सेसिबल होगा या फिर कहां तक डिफाइन कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन को बताने वाला कॉन्सेप्ट है स्कोपिंग। ओके, स्कोपिंग बेसिकली ये कंट्रोल करता है कि हमारे वेरिएबल्स कैसे ऑर्गेनाइज हैं, कहां कहां एक्सेसिबल हो सकते हैं। ओके, राइट। सो जो भी हमने वेरिएबल्स को डिफाइन किया है उनको कहां कहां तक एक्सेस कर सकते हैं हम, ये बेसिकली स्कोप बताता है। ओके, और स्कोपिंग में जो है दो कैटेगरीज ऑफ होती है, राइट। सो मतलब ब्लॉक स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप होता है। ओके, सो फंडामेंटली आप इतना मान लीजिए कि स्कोपिंग जो है हमारे प्रोग्राम्स में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका एक्सेसिबिलिटी कहां तक लिमिटेड है, कितने एरिया तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये डिफाइन करने वाला कॉन्सेप्ट है स्कोपिंग। ओके, और इसमें दो तरीके होते हैं, एक ब्लॉक स्कोप होता है, एक ग्लोबल स्कोप होता है। ओके, हम जो है आगे बढ़ते हुए इनको एक एक एग्जांपल लेते हुए समझने की कोशिश करेंगे। ओके, राइट। सबसे पहले ब्लॉक स्कोप। ओके, सो मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, कैसे डिफाइन करेंगे आप वेरिएबल। ओके, सो मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, कैसे डिफाइन करेंगे आप वेरिएबल, लेट यूज करेंगे या कांस्टेंट यूज करेंगे, है ना, जाहिर सी बात है। तो जब भी आप करली ब्रेसेस के अंदर मान लीजिए इफ एल्स फंक्शन है या फिर कोई नाम का फंक्शन डिफाइन कर दिया आपने, या फिर स्विच डिफाइन कर दिया, या फिर फॉर ऑफ वाला कोड यूज कर लिया, तो जब भी आप फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करेंगे कोई ना कोई वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस वेरिएबल का स्कोप जो है उस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। ओके, सो कैसे, इन द सेंस जब भी आप फ्लावर ब्रैकेट्स यूज करेंगे तो फ्लावर ब्रैकेट्स के बीच में जब आपने वेरिएबल डिफाइन कर लिया है, चाहे वो इफ कोड हो, राइट, जब भी आप इफ लिखते हैं, इफ ब्रैकेट्स के अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगा, फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर ले जाके लिखेंगे आप कोई ना कोई कोड, है ना। इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज बिगर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, है ना। सो जब भी आप फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप जो है उस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक पे ही डिपेंड करेगा। ओके, इसको एक एग्जांपल यूज करके समझते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेट एज इक्वल टू 27। ओके, एज को हमने डिफाइन कर लिया, इफ एज ग्रेटर देन 18। ओके, तो वहां पे क्या हुआ, फ्लावर ब्रैकेट्स डिफाइन किया हमने, है ना, फ्लावर ब्रैकेट्स रखे, फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर हमने x नाम का एक और वेरिएबल डिफाइन किया, लेट x इक्वल टू 0 करके एक वेरिएबल डिफाइन किया इफ ब्लॉक के अंदर। ओके, इफ ब्लॉक के अंदर जो हमने लेट x इक्वल टू 0 डिफाइन किया है और फिर कंसोल डॉट लॉग ऑफ x डिफाइन किया हुआ है, तो वो क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो x का लिमिटेशन जो है, x का स्कोप जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस इफ ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। ओके, अगर आप उसके बाहर लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग ऑफ x जो है इस पूरे इफ ब्लॉक के बाहर लिखेंगे, तो क्या होगा, डिफाइन ही नहीं हुआ होगा और हमें एरर मिल जाएगा। ओके, राइट, इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई करते हैं हम, चलिए। ओके, सो ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसको निकाल दिया। ओके, और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख लिया लेट एज इक्वल टू 26। ओके, एज 26 लिख लिया और यहाँ पे हम इफ ब्लॉक कोड लिख रहे हैं। ओके, सो इफ ब्रैकेट्स के अंदर एज जो है अगर 18 से 18 से बड़ा है, राइट, सो क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमने फ्लावर ब्रैकेट्स डिफाइन कर लिए। ओके, सो इस स्कोप के अंदर, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आप जो भी डिफाइन करेंगे, जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसका स्कोप जो है यही ब्लॉक होगा, इसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, राइट, सो इफ या फिर लेट x इक्वल टू 0 डिफाइन कर लिया आपने, मतलब इस x का स्कोप जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही होगा, इसलिए उसको ब्लॉक वाला स्कोप कहा जाएगा। ओके, ब्लॉक स्कोप कहा जाएगा। ओके, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया कंसोल डॉट लॉग
ऑफ ये जो x हमने यहां पे लिखा है, जब हम इसको रन करेंगे जीरो वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x को जो है जिस पर्टिकुलर एरिया में डिफाइन किया गया है उसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। ओके राइट। अगर मान लीजिए हमने इसको उसके अंदर के बजाय हमने मान लीजिए बाहर लिख लिया। ओके फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ x जो है हमने इस स्कोप के बाहर लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा? एक रेफरेंस एरर आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के मुताबिक x को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है ना। सो x को जब हमने कोड ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया तो उसको क्या कहा जाएगा? ब्लॉक स्कोप। ओके चलिए वापस चलते हैं। ओके सो जब हमने इसको ऐसे डिफाइन किया तो क्या होगा? पहली बार जब आपने console.log of x लिखा तो उस ब्लॉक के अंदर लिखा है हमने, है ना, उस ब्लॉक के अंदर एक्सेस करने की कोशिश की, इसलिए जो जीरो वाला वैल्यू था वो जीरो जीरो वैसे का प्रिंट हो गया, है ना। और जब आपने बाहर लिखा console.log of x, जब आपने बाहर लिखा इसका मतलब क्या होगा? उस पर्टिकुलर console.log of x के मुताबिक x तो कहीं पे डिफाइन हुआ ही नहीं है ना, इसीलिए रेफरेंस एरर आ जाएगा हमारे लिए। ओके राइट। सो अब बात करते हैं ग्लोबल स्कोप के बारे में। ओके सो ग्लोबल स्कोप का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर या कर्ली ब्रेसेस के बाहर डिफाइन करेंगे तो उसका ग्लोबल स्कोप होगा। राइट। सो बेसिकली इसका मतलब यह है कि आप उसको कोड के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ओके सो अगर आपने किसी भी फंक्शन के अंदर या कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया तो इसका मतलब क्या होगा? उसका ग्लोबल स्कोप है, आप उसको कोड में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ओके राइट। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा हुआ है? लेट x इक्वल टू 30 लिखा हुआ है और फिर फंक्शन डिफाइन किया foo ऑफ। ओके foo ब्रैकेट्स देके हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, उसके अंदर इफ x ग्रेटर देन 18 और console.log of x लिखा हमने, क्योंकि अगर x हमने ऊपर डिफाइन किया है, फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है, तो उसका स्कोप क्या हो गया? कोड के अंदर कहीं पे भी ग्लोबल स्कोप आ गया, है ना। तो ग्लोबल स्कोप में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं हम, तो सीधा फंक्शन के अंदर डायरेक्टली x ग्रेटर देन 18 लिखेंगे और console.log of x जो है वो वैसे का वैसा आ जाएगा। ओके चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। ओके सो ये जो कोड है इसको निकाल दिया। ओके लेट x इक्वल टू 30 दे दिया हमने। ओके सो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं डिफाइन किया, इसको बाहर डिफाइन किया है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे कोड में कहीं पे भी उस x को यूज किया जा सकता है। ओके उसी को ग्लोबल स्कोप कहते हैं। ओके राइट। सो मान लीजिए हमने लिख लिया फंक्शन foo ऑफ। ओके सो foo ऑफ लिख लिया हमने और फिर इसके अंदर हम सीधा लिख रहे हैं इफ x ग्रेटर देन 18, अगर 18 से बड़ा है तो क्या करना है ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ एक्स। ओके सो हम एक्सेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इफ ब्लॉक के अंदर, बट उसको कहां पे डिफाइन किया? बाहर, है ना। तो जब आप ऊपर डिफाइन करेंगे, बाहर डिफाइन करेंगे, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप जो है ग्लोबल बन जाएगा, मतलब आप कोड में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं उसको। राइट। सो चलिए इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके सो फू लिख लिया, फू ऑफ, और जब हमने इसको रन किया तो क्या हुआ? 30। आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। राइट। अगर इसी एक्स को हमने इसके अंदर लिखा, राइट, मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर लिख लिया और फिर console.log of x जो है वैसे का वैसा लिखा, तो तभी एक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है ना। अगर मान लीजिए इस console.log of x को हमने बाहर लिखा और रन किया तो रेफरेंस एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये console.log of x जो है इसके मुताबिक ग्लोबली कहीं पे x को डिफाइन ही नहीं किया है ना। ये x जो है हमने फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है ना। राइट। सो बेसिकली कंट्रोल Z कर लेते हैं इसको और फिर इसका मतलब क्या हुआ? अगर x को हमने किसी फंक्शन के बाहर या कर्ली ब्रेसेस के बाहर लिखा है तो उसका स्कोप उसी के मुताबिक डिफाइन होते चले जाएगा। ओके और ग्लोबली इसको एक्सेस कर पाएंगे आप। ओके चलिए वापस चलते हैं। ओके सो जब आपने इसको रन किया तो आउटपुट क्या आ गया? 30। क्यों? क्योंकि x को हमने बाहर डिफाइन किया है। ओके राइट। जब भी आप स्कोपिंग की बात करते हैं तो इतना मान लीजिए कि जावास्क्रिप्ट जो है इनसाइड आउट वाला अप्रोच है, ये फॉलो करता है। ओके सो मान लीजिए अगर आपने x को इफ ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है, ओके इफ ट्रू, इफ फॉल्स समथिंग लिखा आपने और उसके अंदर देखा, तो इफ ब्लॉक को चेक करेगा कि क्या यहाँ पे x को डिफाइन किया है या नहीं। ओके उसके बाद फंक्शन ब्लॉक में जाएगा। ओके उसके बाद जाके ग्लोबल चेक करेगा और अगर वहां पे डिफाइन है तो सभी जगह पे डिफाइन हो गया। ओके बस सिंपली ऐसे मान लीजिए कि जावास्क्रिप्ट जो है वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ढूंढने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ x ग्रेटर देन 18, उसके अंदर जाके हमने console.log of x लिखा हुआ है ना। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? सबसे पहले जब आपने console.log of x लिखा है, ये देखेगा कि उस इफ ब्लॉक के अंदर कहीं पे x को डिफाइन किया या नहीं। ओके वहां पे नहीं है तो उसके बाद फंक्शन ब्लॉक के अंदर देखेगा, है ना। फंक्शन foo ऑफ जब हमने लिखा उसके फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर इफ है, उसके अंदर कंसोल है ना। सो वहां पे चेक करेगा कि कहीं पे x को डिफाइन किया या नहीं और उसके बाद ग्लोबल स्कोप को चेक करेगा। ओके हमेशा याद रखिए जब भी आप जावास्क्रिप्ट में स्कोपिंग की बात करेंगे तो इनसाइड आउट वाला अप्रोच होता है। सबसे पहले जहां पे एग्जैक्टली उसको एक्सेस किया जा रहा है उसके अंदर चेक करेगा, फिर उसके बाहर और फिर ग्लोबली चेक करेगा। ओके राइट। सो ऐसे होता है टिपिकली स्कोपिंग के बारे में। राइट। ओके सो यहां पे देखेंगे, सो जैसे फॉर एग्जांपल कांस्टेंट ऑफ x इक्वल टू 30, x को बदल नहीं सकते हम, है ना। फंक्शन foo ऑफ जब हमने लिखा, इफ x ग्रेटर देन 18 हो गया और इसके अंदर console.log of x लिखा है, तो यहां पे क्या हुआ? बेसिकली x को वहां पे ढूंढेगा, अगर console.log of x के अंदर नहीं है तो if के अंदर देखेगा, अगर वहां पे भी नहीं है तो फंक्शन के अंदर देखेगा, अगर वहां पे भी नहीं है तो ले जाके ग्लोबल स्कोप में चेक किया जाएगा और उसके मुताबिक, क्योंकि ग्लोबल स्कोप में डिफाइंड वाला x वाला वेरिएबल जो है उसको कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, इसका आउटपुट जो है आ जाएगा। ओके तो समराइज, अगर शॉर्ट फॉर्म में हम समझने की कोशिश करें तो जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं तो यूजुअली लेट या कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, है ना, जाहिर सी बात है। ओके तो यहाँ पे दो तरीके के स्कोप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक होता है ब्लॉक, एक होता है ग्लोबल। ओके ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या है? अगर आपने फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर
डिफाइन किया या फिर एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड पे ही लिमिटेशन होती है इसकी। ओके राइट, ग्लोबल का मतलब क्या है, आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं इसको, राइट, उस पूरे कोड में कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा जब भी सर्च करने की बात आती है, जावास्क्रिप्ट जो है वेरिएबल को ढूंढने की कोशिश करता है तो इनसाइड आउट वाला अप्रोच होता है, मतलब जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे उसको कॉल किया गया है वहां से लेके उसका पेरेंट, उसका पेरेंट, उसका पेरेंट एंड फाइनली जब तक ग्लोबल पोजीशन तक नहीं पहुंच जाते तब तक चेक करता रहेगा। ओके राइट, सो ये था बेसिकली स्कोपिंग के बारे में। ओके चलिए अब बात करते हैं हॉइस्टिंग के बारे में। ओके राइट, सो ये हॉइस्टिंग जो है इसको बस ऐसे मान लीजिए कि ये एक जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर है। ओके इन द सेंस होता ये है कि जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं है ना, फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं है ना, लेट x इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, y इक्वल टू 10 लिख लिया हमने, लेट रिजल्ट इक्वल टू ऐड ऑफ x कमा y लिखा है हमने, है ना, तो उसको रिजल्ट की तरह लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऐड ऑफ x प्लस y वाला फंक्शन जो है ना, x कमा y वाला फंक्शन जो है इसको हमने लास्ट में डिफाइन किया है ना। तो इन जनरल जैसे हम पढ़ेंगे इसको एज ए ह्यूमन जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये गलत लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये डाउट आएगा कि ये ऐड वाला फंक्शन तो अभी तक डिफाइन ही नहीं हुआ है ना। बट होता ये है कि जब भी आप ऐसे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो होता ये है कि हॉइस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ये अप्लाई हो जाता है। ओके और जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि इंटरनली ये सारे के सारे फंक्शन डिक्लेरेशंस जो होते हैं उनको कोड के ठीक ऊपर रख देता है। ओके फंक्शन ऐड ऑफ ए कमा बी जो लिखा हुआ है हमने है ना, उसको सीधा सबसे ऊपर रख दिया जाएगा बाय डिफॉल्ट, और ये हमें बाहर दिखेगा नहीं, ये इंटरनली होता है। ओके राइट, हॉइस्टिंग जो है जावास्क्रिप्ट का एक मैकेनिज्म है जहां पे सारे के सारे फंक्शन डिक्लेरेशंस, कोड के अंदर फंक्शन डिक्लेरेशंस जो होते हैं उनको सबसे ऊपर रख दिया जाता है एग्जीक्यूशन के ठीक पहले, ताकि कोई भी एरर ना आ जाए। ओके राइट, सो इंटरनली होता यह है कि सारे के सारे फंक्शन डिक्लेरेशंस को टॉप पे मूव कर दिया जाएगा, उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके बाद ले जाके बाकी सारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, जैसे आप राइट साइड पे देख सकते हैं। ओके राइट, तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई करेंगे। ओके राइट, सो ये सारा का सारा कोड जो है इसको निकाल दिया। ओके लेट x इक्वल टू 20 लिखा हमने, ओके लेट y इक्वल टू 10 लिख लिया। ओके और फिर इसके बाद क्या चाहिए हमें, लेट रिजल्ट इक्वल टू ऐड ऑफ x कमा y लिख लिया हमने। ओके x कमा y जो है ये लिख लिया, और फिर कंसोल डॉट लॉग ऑफ रिजल्ट लिख लिया हमने। ओके सो आइडियली हमें क्या पता है, इन जनरल हम क्या मानते हैं कि जब तक आपने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया तब तक आप इस फंक्शन को कॉल कैसे कर पाएंगे, ये तो एरर दिखाएगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। बट होता ये है कि मान लीजिए जो फंक्शन आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फंक्शन ऐड ऑफ x कमा y हमने लिखा और फिर इसके फ्लावर ब्रैकेट्स दे दिए, रिटर्न x प्लस y लिख लिया हमने। ओके सो ये जो पार्ट है इसको ऊपर भेज दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के ठीक पहले, इस पूरे के पूरे पार्ट को लेट x इक्वल टू 20 के ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि हॉइस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, और आपको आउटपुट जो है जैसे का मिलना चाहिए वैसे का वैसा आ जाएगा। ओके जैसे फॉर एग्जांपल इसको रन करके देखेंगे तो 30 आ गया है ना, क्यों, क्योंकि इंटरनली इस फंक्शन डिक्लेरेशन को ऊपर रख दिया गया। ओके राइट, सो बेसिकली हुआ ये कि फंक्शन को हमने पहले जैसे डिक्लेयर किया है अभी वैसा इंटरनली हो जाएगा। ओके जब आप इसको रन करेंगे तब इसका आउटपुट भी फिर से 30 ही आएगा। ओके राइट, इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके हॉइस्टिंग में हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फंक्शन डिक्लेरेशंस किए हैं आपने सिर्फ वो ही ऊपर टॉप पे आ जाएंगे। ओके अगर आप मान लीजिए कोई फंक्शन एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ओके सो या फिर एरो फंक्शन लिख रहे हैं तो वो ऊपर नहीं आएंगे। ओके अगर आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है जैसे फंक्शन ऐड ऑफ x कमा y करके, तभी जाके सारे के सारे डिक्लेरेशंस ही टॉप पे रखे जाएंगे हॉइस्टिंग में। ओके राइट, फंक्शन एक्सप्रेशंस या फिर एरो फंक्शंस जो है वो हॉइस्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं है ना, लेट फू इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिखा हुआ है हमने, लेट x इक्वल टू 5 कंसोल डॉट लॉग ऑफ x लिख लिया हमने, और फंक्शन के कॉल को सबसे ऊपर लिखा हमने। ओके राइट, तो 30 आ गया है ना, क्यों, क्योंकि इंटरनली इस फंक्शन डिक्लेरेशन को ऊपर रख दिया गया। ओके राइट, सो बेसिकली हुआ ये कि फंक्शन को हमने पहले जैसे डिक्लेयर किया है अभी वैसा इंटरनली हो जाएगा। ओके जब आप इसको रन करेंगे तब इसका आउटपुट भी फिर से 30 ही आएगा। ओके राइट, इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके हॉइस्टिंग में हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फंक्शन डिक्लेरेशंस किए हैं आपने सिर्फ वो ही ऊपर टॉप पे आ जाएंगे। ओके अगर आप मान लीजिए कोई फंक्शन एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ओके सो या फिर एरो फंक्शन लिख रहे हैं तो वो ऊपर नहीं आएंगे। ओके अगर आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है जैसे फंक्शन ऐड ऑफ x कमा y करके, तभी जाके सारे के सारे डिक्लेरेशंस ही टॉप पे रखे जाएंगे हॉइस्टिंग में। ओके राइट, फंक्शन एक्सप्रेशंस या फिर एरो फंक्शंस जो है वो हॉइस्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं है ना, लेट फू इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिखा हुआ है हमने, लेट x इक्वल टू 5 कंसोल डॉट लॉग ऑफ x लिख लिया हमने, और फंक्शन के कॉल को सबसे ऊपर लिखा हमने। ओके राइट, सो उसकी वजह से क्या होगा, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये एक एरर दिखाएगा हमें, राइट, एक रेफरेंस एरर दिखाएगा जिसमें लिखेंगे कि फू बिफोर इनिशियलाइजेशन आप उसको कॉल ही नहीं कर सकते करके। राइट, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाकर ट्राई करते हैं। ओके राइट, सो अभी ये जो फंक्शन ऐड ऑफ x कमा y लिखा हुआ है इसको जरा सा चेंज करते हैं एक फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह। ओके सो लेट ऐड इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कमा y लिख लिया हमने। ओके जब आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, एक रेफरेंस एरर दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन है, डिक्लेरेशन नहीं। ओके अगर हमने इसको ऐसे लिखने के बजाय फंक्शन ऐड ऑफ x कमा y लिखा हमने तो तब बेसिकली ये डिक्लेरेशन बन गया, इसकी वजह से जो है ये ऊपर चले जाएगा। राइट, सो एक और बात याद रखिएगा, अगर आपने इसको एरो फंक्शन की तरह लिखा तब भी ये हॉइस्ट नहीं होगा। राइट, हमेशा याद रखिए हॉइस्टिंग सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन पे काम करता है। ओके राइट, सो इसको ऐसा करते हैं, एक एरो फंक्शन बना देते हैं। ओके लेट ऐड
इक्वल टू एक्स कामा वाई लिख लिया हमने, ओके, जो है एक एरो फंक्शन, और हमने रिटर्न ऑफ एक्स प्लस वाई लिख लिया। और जब हम इसको रन करेंगे फिर से रेफरेंस एरर आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशंस ही हॉइस्ट होते हैं, ओके, एरो फंक्शंस या फंक्शन एक्सप्रेशंस को हॉइस्ट नहीं किया जाता। ओके, चलिए वापस चलते हैं। राइट, सो जब आपने एरो फंक्शन को यूज किया तब भी काम नहीं करेगा, है ना, एक रेफरेंस एरर ही दिखाएगा। ओके, सो हमेशा याद रखिए हॉइस्टिंग जो है बेसिकली सारे के सारे फंक्शन डिक्लेरेशंस को कोड के टॉप पे रख देता है ठीक एग्जीक्यूशन से पहले। उसकी वजह से जो भी आपने फंक्शन डिक्लेयर किए हैं उनका काम अच्छे से हो जाएगा। ओके, राइट, चलिए अभी बात करते हैं एरे मेथड्स के बारे में। ओके, सो इन जनरल जब भी हम एरेस के साथ डील करते हैं तो ढेर सारे मेथड्स यूज करते हैं, है ना, जाहिर सी बात है। तो और भी कुछ बिल्ट इन एरे मेथड्स होते हैं जिनको हम और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, और कुछ मोस्ट कॉमनली यूज एरे मेथड्स हैं मैप, फिल्टर और रेड्यूस। ओके, सो ये तब यूज किए जाते हैं जब आप एरे के अंदर हर एक आइटम पे रीइटरेट करना चाहते हैं। ओके, राइट, सो एरे के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग आइटम्स होते हैं ना। मान लीजिए एक नंबर वाला एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, 4 ऐसे होंगे, है ना, जाहिर सी बात है। तो उन पर्टिकुलर आइटम्स पे एक एक करके अगर आपको इटरेट करना है तो कुछ बिल्ट इन मेथड्स आप यूज कर सकते हैं, है ना। उनमें से सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं मैप, फिल्टर और रेड्यूस। ओके, सो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर आइटम पे, हर एक पर्टिकुलर आइटम पे इटरेट करते हुए कोई ऑपरेशन करना है, राइट, कोई भी पर्टिकुलर कॉल बैक ऑपरेशन करना है आपको, तो आप ये वाले मेथड्स जो है यूज कर सकते हैं। ओके, हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हुए समझने की कोशिश करेंगे। ओके, राइट, फॉर एग्जांपल मैप का देखते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल आपको क्या पता है, आपके पास 1 2 3 4 वाला एरे है, आपको हर एक पर्टिकुलर आइटम को रीइटरेट करते हुए, इटरेट करते हुए कोई कॉल बैक फंक्शन रन करना है, कोई मेथड रन करना है बेसिकली। राइट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको स्क्वायर रन करना है, हर एक नंबर को लेना है, उसका स्क्वायर क्रिएट करना है, उसको रन करके देखना है। राइट, फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 हो गया तो 1 स्क्वायर का 1 हो गया, है ना। उसके बाद अगर वैल्यू 2 है, स्क्वायर ऑफ 2, 2 स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, सो 1 4 आ गया। फिर 3 आएगा, 3 स्क्वायर है 9, 1 4 9, और फाइनली 4 जो स्क्वायर ऑफ 4 रन करेगा 1 4 9 16, ऐसे एरे को क्रिएट करके सबमिट करना है। राइट, सो हम ऑलरेडी पाइथन में जानते हैं, है ना, पाइथन में जो है मैप नाम का फंक्शन होता है जो 2 आर्गुमेंट्स लेता है। राइट, एक आर्गुमेंट क्या होगा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट, स्क्वायर करना है या जो भी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके होंगे। राइट, सो उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन करके रखेंगे। ऑपरेशन का मतलब क्या है, कॉल बैक फंक्शन, है ना। राइट, सो जो ऑपरेशन उसको करना है वो वाले ऑपरेशन का कॉल बैक फंक्शन वहां पे लिखा जाएगा। और फिर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, है ना, हम क्या जानते हैं, पाइथन में एरेस जो है लिस्ट की तरह होते हैं, है ना। राइट, सो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है जिन पे ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो, है ना। और इसका रिजल्ट क्या होगा, एक और नया एरे क्रिएट होकर हमें आउटपुट मिलेगा, है ना। कैसे लिखा हुआ है पाइथन में, डेफ स्क्वायर ऑफ एन, जो पर्टिकुलर ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो, और रिटर्न एन इंटू एन, है ना, एन स्क्वायर का मतलब एन इंटू एन, है ना। राइट, सो रिजल्ट जो है नंबर्स वाला एरे डिफाइन कर लिया, रिजल्ट इक्वल टू मैप ऑफ स्क्वायर कमा नंबर्स, है ना। मैप नाम का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो भेजा जाएगा, और फिर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स जिन पे ऑपरेशन करना चाहिए वो वाला लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो भेजा जाएगा, है ना। और फिर नंबर्स अंडरस्कोर स्क्वायर इक्वल टू लिस्ट ऑफ, ये जो रिजल्ट है इसको लिखेंगे हम, और फाइनली एक नया एरे जो है वो बन के वापस आएगा। राइट, अगर इसी को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे तो कांस्टेंट नंबर्स इक्वल टू ये जो एरे है हमारे पास, है ना, नंबर्स नाम का एरे जो है हमने फिक्स कर लिया। ओके, और रिजल्ट इक्वल टू नंबर्स डॉट मैप ऑफ। ओके, याद रखिएगा जब भी हम मेथड्स यूज करते हैं तो जो जिस पर्टिकुलर चीज पे हम मेथड अप्लाई करना चाहते हैं वो डॉट मेथड ऑफ, ओके, ऐसे लिखेंगे हम। ओके, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है मैप नाम का एक मेथड होता है, एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेथड है। ओके, और कोड के अंदर क्या कर रहे हैं, हम नंबर नाम के वेरिएबल को ले रहे हैं, ओके, और फिर उसको रिटर्न कर रहे हैं नंबर इंटू नंबर करके। राइट, और हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, राइट, चलिए इसको एक बार ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में। ओके, सो इस पूरे कोड को निकाल देते हैं। ओके, हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4 है हमारे पास, है ना। सो हमने इसको डिफाइन कर लिया। ओके, अभी क्या चाहिए हमें, रिजल्ट चाहिए। ओके, सो कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू क्या चाहिए हमें, नंबर्स, ये एरे भेजना है हमें। ओके, और फिर मैप फंक्शन चाहिए होगा, है ना, मैप मेथड चाहिए होगा। उस मैप के अंदर हमें क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर कॉल बैक फंक्शन जो ऑपरेशन करना चाहते हैं हम वो लिखेंगे यहाँ पे। ओके, मैप की वजह से क्या होगा कि हर एक वैल्यू को चुना जाएगा, हर एक आइटम को चुना जाएगा, उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और फिर उसको एक नए एरे के अंदर ऐड करते हुए जाएंगे हम। ओके, राइट, सो नंबर्स डॉट मैप ऑफ लिख लिया। इसके अंदर क्या चाहिए हमें, एक कॉल बैक फंक्शन लिखना है ना। और मान लीजिए हम एरो मेथड लिखना चाहते हैं, एरो फंक्शन लिखना चाहते हैं, क्या करेंगे, नॉर्मल ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम हर एक नंबर को देना है। ओके, और फिर क्योंकि एक एरो फंक्शन है उसको हमने ऐसे डिफाइन कर लिया। इसके अंदर क्या चाहिए हमें, बेसिकली नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर। ओके, सो नंबर स्टार नंबर। ओके, सो हम यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा जब भी इस पर्टिकुलर मैप ऑफ को कॉल किया जाएगा, इस नंबर्स के अंदर हर एक नंबर को कंसीडर करना है, उसका स्क्वायर जो है वो रिटर्न करना है, एज सिंपल एज दैट। ओके, राइट, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ऑफ, ये जो हमारे पास रिजल्ट है इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, है ना। जब हम इसको रन करेंगे क्या हुआ, हर एक नंबर को चुना गया, उसका स्क्वायर क्रिएट किया गया, एक नए एरे के अंदर रखा गया। ओके, राइट, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, देखिए कंसोल डॉट लॉग ऑफ, ये जो नंबर्स वाला है, राइट, सो नंबर्स को अगर हमने प्रिंट करने की कोशिश की तो जब हम इसको रन करेंगे, एरे ऑफ 1 2 3 4 है नंबर्स। ओके, और रिजल्ट क्या हुआ, 1 4 9 16, बेसिकली हर एक नंबर का स्क्वायर, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, एक नया एरे क्रिएट हो गया। ओके, राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी।
ओके सो जब आप इसको अप्लाई करेंगे, मैप वाले फंक्शन को अप्लाई करेंगे, तो होता ये है। ओके राइट, हमेशा याद रखिएगा मैप मेथड जो है दो वैल्यूज लेता है, एक है जो आपका एरे है ना वो, और फिर दूसरा कॉल बैक फंक्शन जिसपे ये काम करना चाहते हैं आप। ओके राइट, सो आउटपुट क्या आ गया हमारा, एक नया एरे विद स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। ओके राइट, सो फिल्टर की बात करते हैं अभी। ओके फिल्टर जो है इन जनरल यूज किया जाता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर एरे के अंदर जो भी स्पेसिफिक आइटम्स को फिल्टर करना चाहते हैं वो। राइट, सो ये बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, पहली बात हमें एक कॉल बैक फंक्शन देना होगा जो हर एक आइटम को लेके उस पे ऊपर जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं आप वो ऑपरेशन परफॉर्म करके रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ओके, अगर ट्रू है तो नंबर रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो इग्नोर कर देगा नंबर को। राइट, मान लीजिए हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं। ओके राइट, उसके लिए क्या करना होगा, हमें उस पर्टिकुलर एरे पे ये फिल्टर वाला फंक्शन जो है, फिल्टर वाला मेथड जो है वो अप्लाई करना होगा। और मेथड के लिए क्या चाहिए, एक कॉल बैक फंक्शन जो पर्टिकुलरली जो भी ऑपरेशन हम करना चाहते हैं वो परफॉर्म करेगा और उसके मुताबिक हमारा आउटपुट जो है वो दे देगा। राइट, सो रिजल्ट क्या है, एक पॉजिटिव नंबर वाला एरे। ओके राइट, और इसको जो है हम एक एग्जांपल देके समझते हैं। ओके फॉर एग्जांपल पाइथन में हम क्या जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइथन में हम क्या जानते हैं, ऐसे फिल्टर नाम का एक फंक्शन है जिसको हम ऑलरेडी यूज करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना, जाहिर सी बात है। सो क्या लेंगे वहां पे डेफ इज पॉजिटिव नंबर नाम का एक फंक्शन जो है हमने डिसाइड कर लिया। ओके जो बेसिकली ये चेक करेगा कि नंबर ग्रेटर देन 0 है या नहीं। ओके अगर ट्रू है तो नंबर प्रिंट होगा, अगर फॉल्स है तो इग्नोर कर दिया जाएगा इसको, है ना। पॉजिटिव अंडरस्कोर नम्स इक्वल टू हमने क्या किया, फिल्टर ऑफ इज पॉजिटिव नंबर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो, कमा जिस लिस्ट पे ये परफॉर्म करना है वो, और फिर फाइनली उसको प्रिंट करने की कोशिश की हमने। ये था पाइथन के बारे में। ओके अगर जावास्क्रिप्ट में आप देखेंगे तो कॉन्स्ट नंबर्स इक्वल टू जो हमने एरे डिफाइन किया 1 -2 -3 -4 ऐसे लिखेंगे। ओके पॉजिटिव नंबर्स नाम के वेरिएबल के अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो एरे है डॉट फिल्टर ऑफ वाला मेथड जो है वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिल्टर ऑफ के अंदर क्या होना चाहिए, जो कॉल बैक फंक्शन हम चाहते हैं। राइट, सो कॉल बैक फंक्शन को सिंपली लिखने के लिए हम एरो फंक्शन यूज करेंगे, है ना। नंबर वाला वेरिएबल दे देंगे, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू आएगा, नंबर ग्रेटर देन 0 फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। और फिल्टर क्या करता है, अगर ट्रू है तो ही कंसीडर करेगा वरना इग्नोर कर देगा इसको। राइट, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं हम। ओके राइट, सो ये जो कांस्टेंट नंबर्स है इसको वैसे का वैसा रखते हैं। ओके console.log को निकाल दिया और फिर नंबर्स को जो है -2 बना दिया हमने। ओके 3 है -4 है। ओके और फिर 5 -6 7 लिख दिया हमने। राइट, सो मतलब नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन। ओके राइट, सो कांस्टेंट रिजल्ट इक्वल टू, राइट, सो रिजल्ट इक्वल टू नंबर्स डॉट मैप के बजाय लिख देंगे नंबर्स ऑफ फिल्टर। ओके सो फिल्टर वाला मेथड अप्लाई कर दिया हमने, है ना। और फिर यहां पे बस वो कंडीशन चेंज करना होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। सो नंबर ग्रेटर देन 0 लिख लिया हमने। ओके तो इसकी वजह से क्या होगा, हर एक नंबर को सेलेक्ट करके, राइट, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू रिटर्न करेंगे। ओके और फिर वहां पे बैकग्राउंड में क्या होगा, एक नया एरे बनता चले जाएगा और जिसके अंदर ये जो पॉजिटिव नंबर्स है 1 3 5 7 वाले पॉजिटिव नंबर्स जो है सिर्फ वही रहेंगे। ओके जैसे अगर आपने इसको रन किया, क्या हुआ, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स जो है वो आ गए। ओके अगर कंडीशन नंबर ग्रेटर देन 0 के बजाय नंबर लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, कंडीशन जब भी ट्रू होगा तभी जाके उन वाले नंबर्स को ही कंसीडर किया जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है। चलिए इसको रन करके देखते हैं, है ना। सो -2 -4 -6। ओके चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके सो जब आप फिल्टर को अप्लाई करते हैं, जो भी आपने कॉल बैक फंक्शन के अंदर कंडीशन दिया है उसके मुताबिक जब भी ट्रू आएगा सो आउटपुट जो है उस नंबर को ही प्रिंट किया जाएगा। ओके एंड फाइनली इसका भी आउटपुट क्या हुआ, एक एरे ही बनेगा। ओके राइट, और फिर इसका आउटपुट जो है जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा 1 3 क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर्स है। ओके राइट, सो रिड्यूस की बात करते हैं। ओके सो रिड्यूस एक ऐसा मेथड है जो बेसिकली आपके कॉल बैक फंक्शन के मुताबिक एरे का साइज घटाता जाएगा और फाइनल आउटपुट सिंगल वैल्यू दे देगा आपको। राइट, और इस सिनेरियो में मान लीजिए हमारे कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने कंडीशन लिख लिया कि जब भी आपको रिड्यूस करना है, जो भी नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं आप उनको जोड़ दीजिए, ऐड कर लीजिए। ओके सो ऐसे मेंशन किया तो कॉल बैक फंक्शन क्या क्या लेगा, एक तो एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट उसका फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा और दूसरा है करंट वैल्यू। ओके सो करंट वैल्यू को कंसीडर करते हुए एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू का आउटपुट आ जाएगा। ओके और ऐसे देखते ही देखते अगर आपके एरे के अंदर 4 वैल्यूज हैं 1 2 3 4 तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा हमारा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, सो एक्यूमुलेटर हमेशा याद रखिएगा, एक्यूमुलेटर वाला वैल्यू जो है सबसे पहला वैल्यू जो होता है वो एलोकेट हो जाता है। ओके उसके बाद क्या होगा, ये जो रिड्यूस वाला मेथड है एक्यूमुलेटर लेगा और फिर अगला वैल्यू जो है वो कंसीडर करेगा, है ना। सो यहाँ पे पहले केस में क्या हो गया, एक्यूमुलेटर 1 है दूसरा वैल्यू 2 है। ओके सो रिड्यूस करने पे क्या होगा 1 + 2 3 आ जाएगा। ओके अब की बार क्या हुआ, एक्यूमुलेटर 3 बन गया और फिर अगला वैल्यू भी 3 है, 3 + 3 6 हो गया। अगली बार एक्यूमुलेटर 6 होगा, अगला वैल्यू 4 है, 6 + 4 10 आ जाएगा एंड फाइनली हमारा आउटपुट जो है वो 10 आएगा। ओके और पूरा का पूरा एरे जो है उसको एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर दिया हमने। ओके राइट, और हम ये भी जानते हैं कि पाइथन में रिड्यूस नाम का एक और सिमिलर फंक्शन भी है। ओके उसको कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे रिड्यूस ऑफ सम ऑफ नंबर्स, जो भी कॉल बैक फंक्शन हम लिखना चाहते हैं वो, और फिर जिस पर्टिकुलर लिस्ट पे हम अप्लाई करना चाहते हैं वो। राइट, सो ऐसे लिखेंगे हम पाइथन के अंदर। ओके सिमिलरली अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना चाहें तो एरे हमारे पास वैसे भी है राइट, और फिर एरे डॉट रिड्यूस ऑफ वाला मेथड यूज करेंगे। उसके अंदर क्या क्या चाहिए, दो वेरिएबल, दो आर्गुमेंट्स भेजने चाहिए हमें, है ना, जो भी एक्यूमुलेटर है वो और फिर जो भी करंट वैल्यू है वो। राइट, सो उन दोनों को भेजेंगे और आउटपुट कंडीशनल क्या है यहाँ पे, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, और रिड्यूस क्या करेगा, सीधा रिड्यूस करते हुए चले जाएगा। ओके राइट, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं हम। ओके सो
जो हमारा एरे है इसको 1 2 3 4 कर देते हैं, 1 2 3 4। ओके, सो एरे अपडेट हो गया। यहाँ नंबर्स डॉट एरे डॉट क्या करना चाहिए, हमें रिड्यूस करना चाहिए। ओके, सो रिड्यूस लिखेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें, वेरिएबल आर्गुमेंट्स जो है दो चाहिए हमें, है ना। जो एक हो गया एक्यूमुलेटर, दूसरा है करंट वैल्यू। ओके, एक्यूमुलेटर का करंट वैल्यू आ गया, है ना। और फिर कॉल बैक फंक्शन के अंदर ऑपरेशन क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है ना। सो एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। ओके, सो इसको रिटर्न करेंगे हम, है ना। और जैसे ही कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट होगा 10 आ जाएगा। क्यों, 1 + 2 2 + 3 3 + 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सबको मिला के आउटपुट जो है 10 आ जाएगा। ओके, रिड्यूस कर रहे हैं हम। ओके, पूरे के पूरे एरे को आप जोड़ जोड़ के इस पर्टिकुलर वैल्यू के मुताबिक आप छोटा छोटा करते हुए जा रहे हैं। ओके, राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो ये रिड्यूस भी हमने समझ लिया, है ना। सो फंडामेंटली इसका आउटपुट जो है 10 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो एरेक्स के ऊपर जो काम करने वाले मेथड्स होते हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं। ओके, दो कैटेगरीज ऑफ मेथड्स होते हैं एरे में, एक होता है म्यूटेबल, दूसरा होता है इम्यूटेबल। ओके, म्यूटेबल मेथड्स जो है जो ओरिजिनल एरे होता है उस पे काम करते हैं। ओके, सो जब आप म्यूटेबल मेथड को यूज करेंगे तो ओरिजिनल एरे बदल जाएगा। ओके, जैसे कि शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, पुश, स्प्लाइस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो ओरिजिनल एरे जो है वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए उनको म्यूटेबल मेथड्स कहा जाता है। ओके, इम्यूटेबल मेथड्स जैसे कि हमने अभी अभी देखा, मैप, फिल्टर, रेड्यूस एक्सेट्रा। ओके, सो वो जो है ओरिजिनल एरे को कुछ नहीं करते, बस उसको रेफरेंस लेते हैं, एक नया एरे बना के आपको आउटपुट दे देते हैं। ओके, राइट, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप एरेस के साथ काम करेंगे तो दो कैटेगरीज के मेथड्स होते हैं, एक म्यूटेबल, दूसरा इम्यूटेबल। ओके, म्यूटेबल मेथड्स जो है ओरिजिनल एरे को चेंज कर देते हैं। ओके, इम्यूटेबल मेथड्स जो है ओरिजिनल एरे का रेफरेंस लेते हुए एक नया एरे बना के आपको आउटपुट देते हैं। ओके, राइट, सो ये था बेसिकली एरेस के बारे में। ओके, सो अभी हम बात करेंगे क्लीन कोड के बारे में। ओके, सो जब भी इन जनरल जब भी आप रियल वर्ल्ड में काम करते हैं या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप अकेले नहीं होते जो वो पर्टिकुलर कोड पे काम कर रहे होते हैं, है ना। ढेर सारे बाकी सारे डेवलपर्स होते हैं, आपकी अपनी खुद की टीम होती है ना। तो उस सिचुएशन में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस का फॉलो करना ताकि आपकी पूरी टीम को समझ आए कि काम क्या हो रहा है ना। तो ऐसे कुछ कोड गाइडलाइंस होते हैं जिनको आप फॉलो करने की वजह से एक तो है कि आपका कोड जो है और अच्छा दिखने लगेगा, है ना, जाहिर सी बात है। और दूसरा, अगर कोई और आपके बजाय उस पर काम करना चाहे तो उनकी समझ में भी आएगा। ओके, ऐसे करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि जब आप कोई वेरिएबल लिख रहे हैं या फिर फंक्शन का नाम लिख रहे हैं तो उसको कैसे लिखना है। ओके, अगर फंक्शंस लिख रहे हैं तो कैसे बेहतर तरीके से लिखेंगे, कमेंट्स यूज करना, ऐसे ढेर सारे गाइडलाइंस होते हैं। ओके, तो आज के सेशन में जो है हम कुछ छोटे मोटे गाइडलाइंस देखेंगे जिनकी मदद से हमारा जो कोड लिखने का तरीका होता है वो और बेहतर बनेगा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की तरह बन जाएगा। ओके, राइट, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, राइट, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स और फंक्शन नेम्स के बारे में जब हम बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कि आप वो वेरिएबल किसके लिए रख रहे हैं, किस चीज के लिए रख रहे हैं, ये वाला इंटेंशन क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ओके, तो जब भी आप यूज करें, यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस क्या है या गाइडलाइन क्या है, यहाँ पे यूज इंटेंशन रिवीलिंग नेम्स। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए, कांस्टेंट ए इक्वल टू राहुल, बी इक्वल टू अतुलूरी। ओके, सो बेसिकली आपका मतलब क्या है, वहां पे पर्पस क्या है, ए के अंदर आप फर्स्ट नेम रखना चाहते हैं, बी के अंदर लास्ट नेम रखना चाहते हैं और दोनों को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपने ऐसे देखा, सो कोई भी अगर मतलब अगर आपने ऐसे लिख लिया और आपके बाद किसी ने उस कोड को देखा तो उनको ढंग से समझ नहीं आ पाएगा कि आपने ये क्यों लिखा। अगर इसके बजाय आप सीधा अच्छी तरीके से लिखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम वाला वेरिएबल नेम जो है वो लिख लिया, लास्ट नेम जो है वो लिख लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, चाहे कोई भी उस कोड को पढ़ ले उनको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपने कोड किस लिए लिखा है। राइट, आपका पर्पस क्या है ये अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। राइट, और यहाँ पे एक चीज का याद रखना इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल नेम्स जो है वो बड़े हो जाएंगे या बहुत लंबा हो जाएगा, इस पे डिपेंड नहीं करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे आपका कोड रीडेबल बनता जाएगा बहुत आसानी से आप उस पर काम कर पाएंगे और फ्यूचर में अगर डीबगिंग की नौबत आ जाती है तो वहां पे भी आपको ईजी हो जाएगा कि कहां कहां प्रॉब्लम है ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली। राइट, जाहिर सी बात है, आपने 200-300 लाइन का कोड लिखा और कहीं पे स्टार्टिंग में आपने लिख लिया ए इक्वल टू राहुल करके। राइट, अगर लास्ट में प्रॉब्लली लाइन नंबर 230 पे आपको कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई दिक्कत हो गई कि वहां पे कोड काम नहीं कर रहा है और ए इज नॉट डिफाइंड करके लिखा हुआ है, ओके, तो आपको पूरा का पूरा कोड पढ़ना पड़ेगा। अगर इसके बजाय आपने सीधा फर्स्ट नेम लिख लिया तो एक्जैक्टली डिफाइन हो जाएगा कि कहां पे एक्जैक्टली फाइंड आउट करना है करके। राइट, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ओके, राइट, और फिर वेरिएबल्स जब आप लिखेंगे, राइट, सो डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि गुड टू प्रोनाउंस ना हो, राइट, इजी टू प्रोनाउंस होने चाहिए आपके वेरिएबल नेम्स। ओके, फॉर एग्जांपल लेट एफ नेम एल नेम लिखा, आपका मतलब वही है। राइट, सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए आपने छोटा फॉर्म लिखा एफ नेम एंड एल नेम करके। राइट, और काउंटर के बजाय मतलब आप कोई काउंट करना चाहते हैं तो काउंटर के बजाय आपने लिख लिया CNTR। ओके, इसको प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाएगा और फिर जब भी आप इसके साथ फिर से काम करेंगे आपको ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि इसका पर्पस क्या है। राइट, और फिर मान लीजिए आपका मैक्सिमम कार्ड साइज डिफाइन करना चाहते हैं, उसके बजाय आपने फुल लिख लिया, फुल के भी ढेर सारे मतलब हो सकते हैं, है ना, जाहिर सी बात है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमेशा याद रखिएगा कि एक आपके वेरिएबल नेम्स जो है रीडेबल होने चाहिए। ओके, मतलब आपका इंटेंशन पता चलना चाहिए, दूसरा ये है कि इजी टू प्रोनाउंस होने चाहिए। ओके, ढंग से लिखेंगे हम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, काउंटर, मैक्स कार्ड साइज। ओके, अगर आप फुल हुआ या नहीं चेक करना चाहते हैं तो इज फुल नाम का वेरिएबल यूज करेंगे, है ना, जाहिर सी बात है। तो ऐसे यूज करने की वजह से जब भी चाहे आप जब भी इस कोड को रिविजिट करें आपको
जब भी इस कोड को रिविजिट करें आपको ढंग से समझ आ जाएगा। ओके राइट। एंड सिमिलरली जब आप फंक्शंस को लिखने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे कोड को लिखना लिखना होता है ना, तो हमेशा याद रखिए जब भी आप फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स जितने कम ने उतना बेहतर होता है। ओके क्योंकि उसकी वजह से रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक सर्कल लिखना चाहते हैं। ओके और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो सर्कल जब भी आप मेंशन करते हैं तो उसका सेंटर जो होता है उसका एक्स एंड वाई वैल्यूज होती हैं। ओके राइट। सो या तो आप फंक्शन सर्कल के अंदर x कामा y कामा रेडियस ऐसे 3-4 वैल्यूज दे सकते हैं, या फिर अच्छे तरीके से सीधा सेंटर मेंशन करेंगे। राइट। जब आप जाहिर सी बात है जब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, तो कंबाइन करना बेहतर होता है। ओके हमेशा याद रखिएगा लेस आर्गुमेंट्स आर बेटर। ओके राइट। और फिर जाहिर सी बात है जब आप फंक्शंस लिखेंगे तो कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि मतलब एक ही ऑपरेशन करना होता है, लाइक फॉर एग्जांपल a प्लस बी या a माइनस बी, a मल्टीप्लाइड बाय b एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट। सो इसके लिए आप फंक्शन डिक्लेरेशन करने के बजाय, फॉर एग्जांपल जैसे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ना, कांस्टेंट काउंट इक्वल टू 0, फंक्शन इंक्रीमेंट काउंट ऑफ नंबर, उसके अंदर ले जाके रिटर्न नंबर प्लस 1, इतना सारा लिखने के बजाय सीधा आप एरो फंक्शंस यूज कर सकते हैं, है ना, जैसे हमने अभी तक एक एग्जांपल्स में देखा। राइट। कांस्ट काउंट इक्वल टू 0, इंक्रीमेंट काउंट इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर नंबर दे दिया। ओके और इंप्लाई कर दिया, एरो फंक्शन दे दिया नंबर प्लस 1। राइट। सिंपल, एक लाइन में हो गया, है ना। सो जब भी जरूरत पड़े, जब भी आप कर पाए तो एरो फंक्शंस यूज करेंगे, जिसकी वजह से कोड जो है और क्लीन दिखेगा और अच्छा दिखेगा, ज्यादा लाइंस ऑफ कोड नहीं होगा बट आपका काम हो जाएगा। ओके सो ये बेहतर तरीका है। राइट। एंड सिमिलरली जब भी आप एसिंक्रोनस कोड के साथ काम करते हैं, हमें पता है कि एसिंक्रोनस कोड के अंदर उसको हैंडल करने के लिए हर बार डॉट देन ऑफ, डॉट रिटर्न ऑफ या फिर डॉट कैच ऑफ ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। जाहिर सी बात है ऐसे लिखने की वजह से आपका कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर इसके बजाय आप सीधा एसिंक अवेट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आपका कोड और भी सिंपल हो जाएगा, इजी टू रीड हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। राइट। सो अवेट 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 यूज करते हुए जब तक वो कोड कंप्लीट नहीं हो जाता बाकी का सारा वेट करता रहेगा, है ना। राइट। उसकी वजह से जो है आपका कोड सिंक्रोनस होगा, एट द सेम टाइम इजी टू रीड भी हो जाएगा। ओके ऐसे ढेर सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं जिनको जब आप फॉलो करेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लॉन्ग टर्म में भी। ओके और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, है ना। राइट। चलिए क्विकली समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। ओके सबसे पहले हमने स्कोपिंग वाला कॉन्सेप्ट देखा, है ना। मतलब जब भी आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, लेट को या कॉन्स्ट को यूज करते हुए, उसका स्कोप कहां तक है। अगर आपने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया तो फंक्शन वाले ब्लॉक का स्कोप होगा। राइट। अगर आपने ऊपर डिफाइन कर दिया, फंक्शन के बाहर डिफाइन किया तो ग्लोबल स्कोप हो जाएगा। ओके सिमिलरली हमने होइस्टिंग के बारे में देखा, है ना। जब भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं आप, सारे के सारे डिक्लेरेशंस को टॉप पे भेज दिया जाता है ठीक एग्जीक्यूशन से पहले। ओके राइट। और फिर हमने फंक्शन एक्सप्रेशंस के बारे में देखा, एरो फंक्शंस के बारे में देखा, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन ही टॉप पे मूव होते हैं, बाकी सारे सिचुएशन में रेफरेंस एरर आ जाएगा, ये हमने समझ लिया, है ना। राइट। और उसके साथ साथ एरेस के साथ अब जब भी हम काम करते हैं तो उसमें मैप कैसे यूज करते हैं, फिल्टर कैसे यूज करते हैं, रिड्यूस कैसे यूज करते हैं, ये हमने समझ लिया, है ना। म्यूटेबल मेथड्स होते हैं, इम्यूटेबल मेथड्स होते हैं, और मैप, फिल्टर और रिड्यूस जो है वो इम्यूटेबल मेथड्स है, ये समझ लिया हमने। ओके और अगर हमें क्लीन कोड लिखना है तो उसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, वो कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया।